मरकजी वजीर दाखिला कोऑपरेटिव अमित शाह आज सूरत में जिले कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के मेगा कोऑपरेटिव प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। कोऑपरेटिव वजारत बनने के बाद गुजरात में मुनक्किद हो रहा है पहला प्रोग्राम। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। इस दौरान ऐवान की होगी 19 मीटिंगें। कोविड-19 इन्फेक्शन के सबब मुतासर हुए ऐवान में होगा मामूल का कामकाज। दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिलों के पेश होने का इम्कान। सभी रियासतों में हुकूमत साजी का अमल तेज। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में नायब सदर एम वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान काबीना की तश्कील पर कर सकते हैं गौर ख्वास। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। वहीं आम आदमी पार्टी अमृतसर में करेगी विजय रोड शो। यूक्रेन को इसराइल की सालसी वाली रूस के साथ बातचीत की तजवीज़ के मज़बूत नताइज की उम्मीद। यूक्रेन के सदर ने कहा रूसी हमलों में अब तक यूक्रेन के तकरीबन 1300 फौजियों की हुई है मौत। खेलों में भारत और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु में खेले जा रहे मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 86 रन। भारत के पास 166 रन की मजबूत बढ़तरी। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन। सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को दी मात। फाइनल में आज थाईलैंड के कुनुलुआत वीटी डेट्रसन से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सूरत में जिला कोऑपरेटिव दूध प्रोड्यूसर यूनियन का मेगा कोऑपरेटिव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर सूरत तापी जिले के बाजीपुरा में सुमूल डेयरी के मुतअद्दिद स्कीमों का भी इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बाजीपुरा में सहयोग से समृद्धि प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। सुमूल डेयरी के 2.5 लाख मवेशी परवरी करने वाले किसान और कोऑपरेटिव लीडर, छोटे और बड़े किसान, ग़िज़ाइयत से महरूम नौजवान और हामिला माओं से मुलाकात करेंगे। ये प्रोग्राम समूल डेयरी और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम में सूरत और तापी अज़ला के किसान, मवेशी पालने वाले किसान और कोऑपरेटिव लीडर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी, गुजरात के कोऑपरेटिव वज़ीर जगदीश पंचाल, वज़ीर ज़राअत मुकेश पटेल, रुकन पार्लिमान और गुजरात रियासती बीजेपी के सदर CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज पीर से होगा, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान ऐवान में 19 सेशन होंगे। लोकसभा और राज्यसभा का इजलास सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला मुल्क में कोरोना के मामलात में कमी के पेश नज़र किया गया है। पहले मरहले के दौरान कोविड वबाई मर्ज की तीसरी लहर की वजह से दोनों ऐवानों में शिफ्टों में कामकाज किया गया था। बजट इजलास के दूसरे मरहले में दोनों ऐवान अपने अपने चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को अपने कामकाज मुकम्मल करने के लिए इजाफी 19 घंटे मिलेंगे। काबिल ज़िक्र है कि बजट इजलास एक माह के वक्फे के बाद दोबारा से शुरू होने जा रहा है। इस मुद्दत के दौरान पार्लिमानी कायमा कमेटियों से मुंसलिक महकमे ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के ग्रांट्स के मुतालबात का जायजा लिया। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू पीर को ऐवान में राज्यसभा की 8 स्टैंडिंग कमेटियों के काम की तफसीलात भी देंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इनमें माली बिल 2022, मुसाबका जाती तरमीमी बिल, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल और एनर्जी कंजर्वेशन तरमीमी बिल 2022 भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि पार्लिमानी बजट इजलास 31 जनवरी को सदर रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू हुआ था। पार्लियामेंट के इजलास का पहला मरहला 11 फरवरी तक जारी रहा और इसी दौरान 10 सेशन हुए। पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के अलावा मरकजी बजट 2022-23 पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान राज्यसभा का कामकाज 101% से ज़्यादा रहा, जबकि इसकी बनिस्बत लोकसभा के कामकाज का रिकॉर्ड 181% रहा है। और यूपी में हुकूमत की तश्कील को लेकर आज से दिल्ली में गौर ख्वास शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ नायब सदर एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करने वाले हैं। इम्कान है कि वो पार्टी के आला रहनुमाओं से भी मुलाकात के दौरान काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल करेंगे।
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के इजलास से पहले कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने आज 10 जनपद पर पार्टी के पार्लिमानी हिकमत अमली ग्रुप की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी शिकस्त की वजूहात पर गौर ख्वास किया जाएगा। मीटिंग में 5 रियासतों में हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी, शिकस्त की वजूहात और पार्टी की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस दीगर रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए किस तरह तैयारी करेगी, इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, कांग्रेस के हाथ में पंजाब हुकूमत की बागदौड़ भी नहीं रही है। अब पार्टी की क़यादत पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। 2017 में 10 साल बाद कांग्रेस पंजाब में इख्तिदार में आई थी, लेकिन इस बार पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उधर आम आदमी पार्टी अमृतसर में विजय रोड शो करेगी। आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल रोड शो में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के कोलकाता के टांगरा इलाके में मेहर अली लेन में वाक़ गोदाम में कल रात आग लगी। आग पर काफ़ी कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। गुज़िश्ता रात आग लगने के वाक़े बाद 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग बुझाने में मसरूफ़ 2 फायर फाइटर्स भी ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो अभी जो हालात है, जो आग पहले था, तो वो जो आग का जो डिवास्टेटिंग रूप था वो अभी नहीं है। बहुत सारे हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आग अभी भी बहुत है अंदर में, क्योंकि हम लोग एंट्री नहीं ले पा रहे इन दिस सिचुएशन में। अभी भी काम कर रहे हैं, 10 जेट्स अभी भी काम कर रहा है, चल रहा है। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले से मॉनिटर चालू किए हैं, क्योंकि एंट्री नहीं नहीं पा रहे हैं। हम लोग काबू किए हैं, लेकिन पूरा काबू होने से और टाइम चाहिए। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क की सतह पर पूरे जोर शोर से जारी है। काबिल जिक्र है कि मुल्क में अब तक 180 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड वबा से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि 180 करोड़ खुराकों का अदद अबूर कर लिया गया है। अवामी शराकतदारी के जज्बे से चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई बुलंदियों को छू रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। और यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने का अमल भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत 20,000 से ज़ायद तलबा को निकाला जा चुका है। रोमानिया के एक पनाह गज़ीन कैंप में रहने वाले 6 भारतीय मल्लाह और 2 दीगर कुंभों के 6 अफराद वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने। के तहत तकरीबन 20,000 भारतीय नागरिकों छात्रों को स्वदेश पहुंचाया जा चुका है और जो है लगभग ये पोलैंड की बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, रोमानिया की बात करें या हंगरी, जो 4 देशों का बॉर्डर था वहां पर ये पूरा हो चुका है। अभी हमारे साथ लेकिन रोमानिया के अंदर बुकारेस्ट में जो है आप देख सकते हैं जो 6 सेलर हैं जो यूक्रेन से आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है और 2 फैमिली भी है, यानी कि 3-3 मेंबर हैं फैमिली के। कुल मिलाकर 12 लोग जो है अभी यहाँ पर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए जो एम्बेसी है या फिर जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर शेल्टर हाउस की व्यवस्था की है। हम उनसे बात करते हैं, जो सेलर से, उनसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं रोहित कुमार। रोहित, क्या करते थे आप यूक्रेन में? मैं सीमैन हूँ। मेरी शिप यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में थी। वहाँ पे पोर्ट के आने के बाद, लोडिंग होने के बाद जब वॉर स्टार्ट हुई तो हम लोग वहीं पे रह गए, स्टक हो गए। हमारे दोनों तरफ यूक्रेनियन वॉरशिप थी एंड कंटिन्यूसली वहाँ से फायरिंग हो रही थी। हमने कंपनीज को बोला कि हमें यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद फिर कंपनी ने जब कुछ नहीं किया तो हमने एम्बेसी को कॉल किया एंड एम्बेसी ने हमें वहाँ से निकाला और हम यहाँ पे आके यहाँ पे हैं। मेरा नाम पंकज है। पंकज, ये बताइए वहाँ से यूक्रेन से निकलने में कितना वक्त लगा आपको बॉर्डर क्रॉस करने में, और एम्बेसी ने क्या कुछ मदद किया आपका? हाँ, एम्बेसी ने तो काफ़ी मदद किया हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने जब ट्वीट किया था उसके बाद सारे लोगों ने हमारा हेल्प किया। हमको बोला कि आप लोग जितने जल्दी हो सके बॉर्डर क्रॉस कर लो। तो हम लोग ओडिशा पोर्ट से, हमारा नियरेस्ट बॉर्डर था मोल्डोवा, फिर वहाँ से मोल्डोवा से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ पे एम्बेसी वालों ने हेल्प किया कि ये बस के डिटेल्स दे दिए थे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने वहाँ से फिर मोल्डोवा से बस पकड़ के रोमानिया आ गए। करीबन हम लोगों को 15-16 आवर्स लग गया मोल्डोवा से रोमानिया पहुँचने के लिए। फिर यहाँ पे एम्बेसी वालों ने शेल्टर होम अरेंज किया था। फिर सेंटर होम में हम लोग वेट कर रहे हैं अभी जाने के लिए। एम्बेसी का वेट करेंगे वो लोग कब हम लोगों को इंडिया वापस भेजेंगे।
हमारे साथ एक फैमिली भी है, उनसे भी बात करते हैं। आपके परिवार के साथ यहाँ पे क्या करते थे आप यूक्रेन में, क्या नाम है आप? मेरा नाम श्रीनिवासन है, मैं खारकोव से हूँ। वहाँ पे मैं फंसा हुआ था कि बात दरअसल कि हम लोग बहुत दिन तक हम लोग को खारकोव से यहाँ आने के हम लोग को लगभग 1300 किलोमीटर पड़ता है। और एम्बेसी वाले बोले कि आप आ जाइए, बात होते रहा एम्बेसी से। वो बोलते रहे कि हम लोग ऐसे पोलैंड जाना चाह रहे थे कि पोलैंड से जल्दी क्रॉस हो जाएंगे और वहाँ पे लोग ज़्यादा है। लेकिन एम्बेसी वाले बोले कि आप पोलैंड नहीं, आप रोमानिया के सीरत पे आ जाइए। अभी तो हम लोग शेल्टर पे हैं, तो खाने पीने का तो अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब ठीक है यहाँ पे खाने पीने का। या शेल्टर में किसी तरह की कोई सुविधा क्या आप लोगों के लिए कुछ किया गया है? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, हमें सब कुछ बेड वगैरह दिए गए हैं और खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना जो सेलर्स हैं, जो 2 फैमिली है यहाँ पर, 12 लोग हैं जो कि अभी रोमानिया के बुकारेस्ट में यहाँ पर हैं इस शेल्टर हाउस के अंदर। और मंडे को जो है, सोमवार को एम्बेसी जो है इसके लिए मीटिंग कर रही है, क्योंकि जो स्पेशल फ्लाइट्स थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं उनमें इनको टिकट करा करके यहाँ से वापस भारत भेजा जाएगा। तो इंतजार है कि कब ये लोग भी अपने घर पहुँचे और अपने परिजनों से मिल सके। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बुकारेस्ट, रोमानिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इसराइल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जंगबंदी होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से कहा है कि वो यरूशलेम में पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और जंग के खात्मे के लिए सालसी के लिए ज़ेलेंस्की, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमाओं से कई बार बात की। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नुक्ता नज़र पहले की बातचीत के बिल्कुल बरक्स था, जिसमें मॉस्को ने सिर्फ अल्टीमेटम जारी किया था। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि वह सदर पुतिन की तरफ से कुछ मुस्बत तब्दीलियां देखने के मुंतज़िर हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकारों ने यूक्रेन में मॉस्को के फौजी क्रैकडाउन के बाद से बातचीत के कई दौर किए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जंग में अब तक 1300 के करीब यूक्रेन के फौजियों की मौत हो चुकी है। कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि जुमे को करीब 500-600 रूसी फौजियों ने यूक्रेन की फ़ौज के सामने खुद सुपुर्दगी की है। ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी फौजियों को वार्न किया कि लोगों के जहनों पर कब्ज़ा करना मुमकिन नहीं है और अगर शहरों कस्बों पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है तो ये भी गैर मुस्तहकम है। उन्होंने ये भी कहा कि मेलिटोपोल के मेयर को अगवा करने पर रूस को शर्म आनी चाहिए। जुमे की शाम मेलिटोपोल के मेयर को रूसी फौजी ने अगवा कर लिया था और ये वाक़या CCTV में कैद हो गया था। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मेयर को अगवा करना जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म इरिना वर्येश्चिक ने कल कहा कि 13,000 यूक्रेन के शहरियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गलियारे के ज़रिए निकाला गया है। ये तादाद गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले दुगनी है। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म ने एक ऑनलाइन पैगाम में कहा कि इस दौरान कोई भी शहरी कल मारियोपोल शहर से निकलने में कामयाब नहीं हो सका है। इसके लिए उन्होंने रूसी फ़ौज को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। इस बीच अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका यूक्रेन को हथियारों और सामान खरीदने के लिए मज़ीद $20 करोड़ की इजाफ़ी मदद देगा। अमरीका की जानिब से यूक्रेन को ये चौथी इमदाद होगी। अमरीका जनवरी 2021 के बाद से लेकर अब तक $1.2 अरब से ज़्यादा की मदद दे चुका है। और अब बात करेंगे खेलों की। भारत और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 166 रनों की मजबूत बढ़तरी भारत को हासिल है। भारत के 252 रनों के जवाब में श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 86 रन बनाए हैं। इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत का आगाज़ अच्छा नहीं था। मयंक अग्रवाल 4 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा भी जल्द पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित ने आउट होने से कबल 15 रन का स्कोर किया। दूसरी तरफ हनुमा विहारी ने 31 रन बनाए और विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। अश्विन और जडेजा भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। टीम इंडिया 252 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 92 रनों की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से लिस्ट ने 3 विकेटें हासिल की। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेमीफाइनल में उन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन को 21-13, 12-21, 22-20 से शिकस्त दी। फाइनल में आज उनका मुकाबला थाईलैंड के कुनुलुआवत वीटी डिसर्सन से होगा। वीटी
डिसर्न ने सेमीफाइनल में मलेशिया के ली जीजिया को 21-13, 21-12 से शिकस्त दी थी। भारत सरकार मुल्क के शहरियों को सेहत की बेहतर खिदमत फराहम करने के साथ साथ इंसानों को सेहतमंद रखने के लिए एक बेदारी मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में नई दिल्ली में वाक़ सफदरजंग अस्पताल में आलमी यौम किडनी मनाया गया। प्रोग्राम में मौजूद सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में गुर्दे की बीमारी और इससे मुतालिक सेहत के मसाइल की तशख़ीस के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जा रहा है। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। मुल्क में किडनी की बीमारी और उससे मुतालिक तिब्बी मसाइल के असर को कम करने के लिए भारत सरकार बेहतर तिब्बी खिदमत देने के साथ अवामी बेदारी मुहिम चला रही है। नई दिल्ली में वाक़ सफदरजंग अस्पताल में आलमी यौम किडनी पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में बोलते हुए मरकजी सेहत खिदमत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि इस समत में भारत सरकार के जरिए अहम पहल करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। जागरूकता है तो सफलता है। हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं वो हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करते हैं। जो पेरिफेरी में होते हैं इंस्टीट्यूट, उनका हैंड होल्ड करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। उनको लीडरशिप प्रदान करना, उनको गाइडेंस देना, उनके लिए प्रोटोकॉल बनाना, उनको लिए हमें SOPs बनाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको एक क्वालिटी ऑफ लेवल तक लेके आना, तो ये संभव होता है हब एंड स्पोक में। प्रोग्राम में बोलते हुए सफदरजंग अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SV आर्य वो नोटो डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश सहाय ने किडनी बचाव के लिए बेदारी पर जोर दिया। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसके लिए सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आगे बिल्कुल तत्पर है और आगे भी करता रहेगा। इसमें हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें लोगों को बुला करके किडनी से जुड़े तकलीफ़ों के बारे में उनको अवगत कराएंगे कि प्रिवेंशन, डिजीज़ डोनेशन और लेजिस्लेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि हमें ध्यान देना होगा। प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकि उस स्टेज तक पहुँचे ही ना हम। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप कुमार व नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु वर्मा ने सफदरजंग अस्पताल में किडनी की बीमारी के तय बेदारी प्रोग्राम और ट्रांसप्लांटिंग शुरू करने की जानकारी दी। हम कैटेगरिक ट्रांसप्लांट द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो लोग जिनको किडनी कहीं नहीं मिलती है उनके लिए आशा की किरण बन जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जो DGHS और मिनिस्ट्री की तरफ से एक पहल हुआ है उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यूरोलॉजी का और ट्रांसप्लांट का बन जाएगा। छोटे छोटे प्रयास हैं, हम अपनी बॉडी में लाइफस्टाइल में उसको ढाल लें, जैसे कि एक्सरसाइज करें, खाने में जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गौरतलब है कि किडनी की अहमियत के तय बेदारी बढ़ाने के लिए आलमी सतह पर हर साल आलमी यौम किडनी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में किडनी की बीमारी और उससे मुतालिक तिब्बी मसाइल के असर को कम करने के लिए बेदारी बढ़ाई जा सके। प्रोग्राम के दौरान आज़ा का त्याग करने वाले व दीगर काम करने वाले अफराद और डॉक्टरों को सरफराज भी किया गया। भारत सरकार देश के नागरिकों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम न केवल देश और दुनिया के नागरिकों को किडनी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं बल्कि किडनी रोग और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए एक वैश्विक स्तर का मंच भी प्रदान करते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सम्राट मिश्रा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब पेश है दिल्ली से छाया उर्दू अखबारात का जायजा। नाजरीन, दिल्ली से शायद अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये है यूक्रेन से मुतालिक। यूक्रेन पर रूसी हमले तेज़ हो गए हैं, मस्जिद को निशाना बनाया, पाबंदियों का खलाई स्टेशन पर पड़ सकता है असर, रूस ने दिया इशारा। यूक्रेन की सरकार ने हफ्ते को कहा है कि रूसी फोर्सेस ने मारियोपोल शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाया है जिसमें 80 से ज़ायद अफराद ठहरे हुए थे। और इस बीच बातचीत की कोशिश जारी है लेकिन रूसी हमले लगातार तेज़ हो रहे हैं। अगली खबर जो है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही और वो राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके
में झुग्गी बस्ती में भयानक आग लगने से 7 अफराद की मौत हुई है। वज़ीर आला केजरीवाल की मुतासरीन से मुलाकात और मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने बालिग महलूकीन के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए और बच्चों की मौत पर 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही जलने वाली झुग्गियों के लिए 25-25 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। तीसरी खबर जो ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है पंजाब हुकूमत से मुतालिक भगवंत मान की गवर्नर से मुलाकात हुई है और हुकूमत साजी का दावा उन्होंने पेश किया है। और अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है इनकलाब से। रोज़नामा इनकलाब ने कांग्रेस की बात करते हुए सुर्खी की है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जायज़ा मीटिंग आज। कांग्रेस की ख़राब कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। जो अगली खबर है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है अहमदाबाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की इमारत को कौम के नाम वक्फ किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अगली खबर भी ली है हमने रोज़नामा अखबार मशरक़ से, और यह है मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए भारत और चीन के दरमियान 12 घंटे तक बातचीत जारी रही। आगे जो खबर है वो ली है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है ज़िमनी इंतख़ाबात 12 अप्रैल को। तो ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम की सूरत हाल के बाद सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी वज़ीर दाखिला कोऑपरेटिव अमित शाह सूरत में ज़िला कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के मेगा कोऑपरेटिव प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। कोऑपरेटिव वजारत बनने के बाद गुजरात में मुनक़िद हो रहा है पहला प्रोग्राम। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। इस दौरान ऐवान की होंगी 19 मीटिंगें। कोविड-19 इन्फेक्शन के सबब मुतासर हुए ऐवान में होगा मामूल का कामकाज। दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिलों के पेश होने का भी इम्कान। सभी रियासतों में हुकूमत साजी का अमल तेज़। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में नायब सदर एम वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान काबीना की तश्कील पर कर सकते हैं गौर ख्वास। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। वहीं आम आदमी पार्टी अमृतसर में करेगी विजय रोड शो। यूक्रेन को इसराइल की सालिसी वाली रूस के साथ बातचीत की तजवीज़ के मज़बूत नताइज की उम्मीद। यूक्रेन के सदर ने कहा रूसी हमलों में अब तक यूक्रेन के तकरीबन 1300 फौजियों की हुई है मौत। भारत और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु में खेले जा रहे मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 86 रन। भारत के पास 166 रन की मजबूत बढ़तरी। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन। सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को दी मात। फाइनल में आज थाईलैंड के कुनालुवत वीटी डिटरसन से होगा मुकाबला।
नाजरीन, इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।